हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लाया जा रहा है। आज की कक्षा में हम इसके प्रभाव और इसके निहितार्थों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यही है कि वक्फ कानून में संशोधन करने के लिए विधेयक में व्यापक बदलाव लाए जा रहे हैं और साथ ही जो 1995 का विधेयक है उसका नाम भी बदला जा रहा है। यहां पे वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक में वर्तमान अधिनियम में जो दूरगामी बदलाव हैं उनको प्रस्तावित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं यानी अभी तक इन वक्फ बोर्डों में हमें केवल पुरुषों की प्रधानता देखने को मिली है। इस विधेयक के माध्यम से इसमें मुस्लिम महिलाओं और साथ ही गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, यानी जो वक्फ बोर्डों का केंद्रीकृत स्ट्रक्चर है उसको विकेंद्रीकृत और समावेशी बनाने का बदलाव लाया जा रहा है इस संशोधन के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ये वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य है वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करना है। यानी वक्फ अधिनियम का नाम भी बदल जाएगा इस विधेयक के पारित होने के साथ ही उद्देश्यों और कारणों के अनुसार यदि हम वर्तमान जो ये विधेयक आ रहा है ये वर्तमान कानून की धारा यानी जो 1995 का जो अधिनियम है जिसमें 2013 में संशोधन किए गए थे, इस कानून की धारा है 40, इसको हटाने का प्रयास करता है। ये जो धारा 40 है ये वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां देती है। ध्यान रखिएगा, यानी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित, उनको रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है इस संशोधन विधेयक के माध्यम से। ध्यान रखना, ये धारा 40 बोर्ड की शक्तियों से संबंधित था जिसमें यह निर्णय लेने की शक्ति है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं, यहां तक कि ये नागरिकों को न्यायपालिका तक जाने से प्रतिबंधित करती थी ये धारा। अतः ये वक्फ बोर्ड की शक्तियों के केंद्रीकरण और कठोरता की बात करती थी। अतः इस धारा 40 में बड़े स्तर पे संशोधन लाने का प्रयास किया जा रहा है इस संशोधन विधेयक के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना का प्रावधान करता है, व्यापकता लाने, समावेशिता लाने का प्रावधान करता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ ही जो गैर मुस्लिम है उनका प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा इस संशोधन के माध्यम से। यानी जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वक्फ बोर्डों को समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस विधेयक में बोहरा और आगा खानी के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। साथ ही मसौदा कानून में जो मुस्लिम समुदाय हैं, हर एक मुस्लिम समुदाय की भागीदारी की बात की गई है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, बोहरा हो, आगा खानी हो या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। यानी कहीं ना कहीं जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी या जो असीमित शक्तियों का प्रावधान था उसको रेगुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है इस विधेयक के माध्यम से। इसके साथ ही मैं यदि वक्फ की बात करूं तो वक्फ को ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ के रूप में परिभाषित किया करना है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखता हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वक्फ का मतलब होता है कोई भी चल या अचल संपत्ति जो एक मुस्लिम व्यक्ति दान के तौर पे देता है ना, ताकि उस संपत्ति का धर्मार्थ कार्यों में प्रयोग किया जा सके। और इस पूरी संपत्ति के संचालन के लिए एक कमेटी, अगर हम आसान भाषा में समझे, जैसे हम अपनी सोसाइटी का प्रबंधन करने के लिए कमेटी बना लेते हैं, ऐसे ही इस पूरे वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय वक्फ बोर्ड और अलग अलग राज्यों के राज्य वक्फ बोर्ड और परिषदों की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति संपत्ति कब अपनी दे सकता है इस वक्फ बोर्ड को? पहली बात तो वो व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामित्व रखता हो। भाई मेरी कोई संपत्ति है, मैं तभी तो दान कर पाऊंगा ना, कर पाऊंगी ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 प्रोविजन जोड़े गए हैं कि एक तो वही व्यक्ति वक्फ के तौर पे कोई संपत्ति, चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखता हो।
इसका उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीकों को भी सुनिश्चित करना है। यानी एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा, कितनी संपत्ति है, कहां से आई, ये संपत्ति वास्तव में जिसका स्वामित्व था उसी ने दी या वक्फ बोर्ड ने अलग तरीके से इस पे अपना स्वामित्व जताया है ना। तो पूरा का पूरा डेटाबेस रहेगा ताकि जो कमियां आती रहती हैं, वक्फ बोर्ड के ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं समय समय के ऊपर कि भाई इतनी बड़ी संपत्ति पर अवैध तौर पे कब्जा किया है, तो इस तरीके के जो विवाद हैं उनका निपटारा हो सके, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक डेटाबेस बनाना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही एक विस्तृत प्रक्रिया स्थापित की गई है जिसमें किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना दी जाती है। यहां पे एक बात और ध्यान रखने की है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ यानी दान देता है धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, और यदि वो संपत्ति वक्फ के तौर पे रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति उस संपत्ति को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे में जब कोई भी संपत्ति दी जा रही है वक्फ के तौर पे, तो ऐसे में सभी संबंधितों को उचित सूचना दी जानी पड़ेगी इस विधेयक के तहत कि भाई आपकी संपत्ति अब वक्फ के तौर पे रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को अनजान रहते हुए उसकी संपत्ति को वक्फ में शामिल नहीं किया जा सकता। इस तरीके के आरोप कई बार वक्फ जो बोर्ड है उसके ऊपर लगते रहे हैं। यहां पे वक्फ अधिनियम 1995 वाकिफ, इसे भी समझने की जरूरत है। वाकिफ वो व्यक्ति होता है जो मुस्लिम कानून द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी संपत्ति को समर्पित करता है। ये संपत्ति चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। और औकाफ का मतलब होता है वक्फ के रूप में दान की गई और अधिसूचित संपत्ति। ध्यान रखिएगा, इसे विनियमित करने के लिए ये 1995 में अधिनियम लाया गया था, जिसमें जो सबसे नवीनतम संशोधन 2013 में किए गए थे। इस 2013 के संशोधन की कई विशेषज्ञों के द्वारा आलोचना भी की गई थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई थी इस 2013 के संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यदि हम 2024 के संशोधन की बात करें तो वक्फ प्रणाली में अधिक जवाबदेहिता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया जा रहा है। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित करना होगा और फाइनली जब राष्ट्रपति इसे अपनी स्वीकृति दे देंगे तो ये पारित माना जाएगा। यदि हम वक्फ बोर्ड अधिनियम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये अधिनियम 1954 में लाया गया था। 1995 में इसे वक्फ अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया। और वक्फ बोर्ड अधिनियम एक विधायी ढांचा है जो भारत में वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट, नियंत्रित करने का काम करता है। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूं, वक्फ संपत्तियां वो होती हैं जो इस्लाम कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दान दी जाती हैं। और एक बार यदि कोई संपत्ति वक्फ के तौर पे रजिस्टर्ड होगी तो उस पे आपकी किसी भी पीढ़ी का कोई व्यक्ति अपना दावा नहीं जता सकता कि ये संपत्ति तो मेरे पिता की है या फिर मेरे दादा की है या मेरी है। ध्यान रखिएगा, तो एक बार कोई भी संपत्ति चलेगी तो ये वक्फ की संपत्ति मानी जाती है। और इस संपत्ति से जो भी आय अर्जित होती है, उस आय से बेसिकली लोगों के कल्याण, धर्मार्थ के कार्य संचालन किए जाने का एक दर्शन होता है इस पूरे के पूरे विषय में। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संपत्तियों को वक्फ के रूप में प्रबंधित करने और नामित करने तथा निगरानी के लिए एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है। जैसे मैंने सोसाइटी के एग्जाम्पल से आपको समझाया, तो एक केंद्रीय वक्फ परिषद रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है पूरी की पूरी संपत्ति को। और इस अधिनियम का उद्देश्य सुनिश्चित करके मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना है कि वक्फ संपत्तियों का जो उपयोग है वो वास्तव में धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए ही किया जाए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पारदर्शिता की कमी से कई मुद्दे उठते रहे, जैसा कि 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड मामले में देखा गया था। यहां पे एक पूरे गांव की बड़ी भूमि पे वक्फ बोर्ड ने अपना आधिपत्य जताया था, है ना। तो इस तरीके की तमाम परिघटनाएं देखने को मिली जहां पे पारदर्शिता की कमी दिख रही थी। अतः इस विधेयक में बड़े संशोधनों की गुंजाइश थी और बड़े स्तर पे पारदर्शिता, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए ये संशोधन लाए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाना है। साथ ही धारा 9 और 14 में संशोधन के माध्यम से बोर्डों की
जो संरचना थी उसको और अधिक समावेशी बनाना है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, गैर मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि समावेशिता के साथ जो वक्फ संपत्ति है उसका प्रयोग वास्तव में धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जा सके, और जो भी चुनौतियां हैं या पारदर्शिता की कमी में जो भी विवाद हैं उनका समाधान किया जा सके। निहितार्थों की बात हम कर चुके हैं, यानी जो कुप्रबंधन हो रहा है संपत्ति का, उसको कुप्रबंधन को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्ति का जो उपयोग है इनके इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हो सके और संपत्ति विवादों के अधिक कुशलता पूर्वक समाधान की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पारदर्शिता आएगी, महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा, समावेशिता आएगी और साथ ही उचित सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करके संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य कहीं पे भी वक्फ की संपत्ति के ऊपर कब्जा जमाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य वही है कि भाई वक्फ की जो संपत्ति है उसका वास्तविक उपयोग धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों में हो, या फिर जो लक्ष्य टारगेट ग्रुप है उनके कल्याण के लिए हो। तो ऐसे में निगरानी करना जरूरी है, पारदर्शिता लाना जरूरी है, कुप्रबंधन रोकना जरूरी है। अब ये देखना ये होगा कि क्या इन सभी संशोधनों के साथ ये विधेयक पारित आसानी से हो पाता है या फिर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अभी पारित नहीं हुआ है और फाइनली पारित होने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, संसद के दोनों सदनों में इसे पारित करना पड़ेगा और फाइनली जब राष्ट्रपति इस पे अपनी स्वीकृति दे देंगे तो ये संशोधन विधेयक लागू हो जाएगा। ये थी एक छोटी सी परिचर्चा। इस परिचर्चा के माध्यम से आप इतना समझ गए होंगे कि वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड का क्या काम होता है, क्या क्या इसमें कमियां थी और क्या क्या गुंजाइश है सुधार की, जिन पे काम करने का प्रयास किया गया है इस संशोधन विधेयक के माध्यम से। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे अर्जुन बैच से जुड़ सकते हैं। ये 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। एक P2I फाउंडेशन बैच है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। पीटी मेंस इंटरव्यू, हर लेवल की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। 10 अगस्त से पॉलिटी के साथ क्लासेस शुरू हो रही हैं। फटाफट जाइए, एडमिशन ले लीजिए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।